हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का फुल ऑब्जेक्टिव कोर्स। इसमें जो है से कि पूरा ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, उन सारे चैप्टरों से जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में लाया गया है, जिससे आप सभी की जो भी तैयारी हो अच्छे से हो सके और आप सबके जो भी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को एक तरह से तैयारी उसकी हो सके, जिससे आप लोग का पूरा अच्छे तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को इससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। जब प्रकाश में वृद्धि होती जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे होता है तो उसका आंसर होगा पहला नंबर अपचयन। यानी कि जब भी अपचयन होगा तो उसका क्या होगा, अपचयन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या होगा, अपचयन होगा। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग का है कि CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अलग हो जाता है तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कौन सी होगी, यानी कि जब कोई बड़ा पदार्थ क्या हो रहा है, CaCO3 टूटता है, दो अलग अलग ये पदार्थों में टूट जा रहा है तो कौन सा, यानी कि जब बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे नए पदार्थों में टूट जाता है उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी कि यह है अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। अमोनिया का अणु में कितना अनुपात होता है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन, इसका सिर्फ फार्मूला लिखकर इसका आंसर देखा जा सकता है। यानी कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3 में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक, यानी सबसे पहले नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन 1 हो जाएगा। अनुपात में पूछा था, अनुपात में उसके बाद हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 3, तो 1:3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि साग सब्जियों को विघटित यानी कंपोस्ट बनाना है। साग सब्जी जो भी हम लोग की साग सब्जी का छिलका उलका कहीं एक जगह जमा करते हैं उसका कंपोस्ट बनाते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो वो अभिक्रिया हम लोग होगी उसमें क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि उष्मा से उससे उष्मा निकलेगी, इससे उसमें क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का सूत्र पूछने का 90% चांस है, क्योंकि ऐसे फार्मूले बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे फार्मूले बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि संगमरमर का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग एक प्रश्न हमको बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन अवकारक है, कौन इसमें से अवकारक है, हम लोग बताएंगे निम्न में से कौन सा अवकारक इसमें हो सकता है। तो अवकारक हम लोग का H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग का अवकारक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है उसके दौरान प्रकाश के ऑक्सीजन क्या है जुड़ रहा है तो उसके ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन जुड़ना उपचयन। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, इसमें जुड़ेगा H2 और इसमें जुड़ेगा O2, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ना उपचयन और हाइड्रोजन का अपचयन होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकारक को बोलते हैं उपचयन ऑक्सीकारक को बोलते हैं उपचयन, यानी कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यानी ऑक्सीजन O2 क्या हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीकारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन ऑक्सीजन नहीं है। दहन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है श्वसन में होता है, श्वसन में भोजन का पचने में भी ऑक्सीजन क्रिया होती है और क्षेपण में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। तो अक्षेपण हम लोग का कहा जाए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 2H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन का 4 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं। ये प्रश्न मैंने इसी के कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, आप लोग वहां जाकर उसका आंसर सही से देंगे। जो भी अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
हर वीडियो को जाकर देख के लाइक कर दें। और इसके कम्युनिटी में मैं रोज़ डेली के डेली कम से कम 10 से 20 प्रश्न उसमें कम्युनिटी में साइंस का ऐड करता हूँ, उससे वहाँ से जाकर आप लोग प्रश्न को ज़रूर देखें और वहाँ पर अपना आंसर दें। उससे देखने से आप लोग को क्या होगा कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी और हर प्रश्न को करने का आप लोग का बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जाकर कम्युनिटी में जरूर जितने हो सके प्रश्न को लगाइए। हम लोग को H2+O2 का फार्मूला बना 2:1 है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो कैसी अभिक्रिया यानी कि जब हमारे पास जब दो भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में जोड़कर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना है और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है? तो हम लोग को ये हो जाती है उपचयन। उपचयन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उपचयन होता है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन, क्योंकि पाचन में भी ऑक्सीजन भाग लेता है और पकाने में भी, दहन के लिए भी हम लोग का ऑक्सीजन का उपयोग है, इसलिए उसे बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हम लोग का पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ये फेमस क्वेश्चन, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? यानी कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको नीला कर देता है। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें से कौन है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? जो नीला लिटमस को लाल कर दे उसे बोलते हैं अम्ल, उसे बोलते हैं अम्ल। यानी कि नीला से लाल अम्ल बोलते हैं, और लाल से नीला जो कर दे उसे क्या बोलते हैं? क्षार। क्षार, ठीक, क्षार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भस्म है? भस्म कौन सा है? भस्म का यहाँ से बताएंगे इनमें से कौन भस्म है, इनमें से कौन सा भस्म है? तो भस्म का फॉर्मूला हम लोग का NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है हम लोग का? भस्म है, भस्म है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सा उदासीन पदार्थ है? कौन सा उदासीन है जिसके पास कुछ नहीं है बेचारा, उदासीन है, कौन सा पदार्थ है? हम लोग का ऑप्शन में का चीनी। चीनी क्या है? उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यानी कि धात्विक जिसमें धातु के ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यानी धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड हम लोग कहेंगे? तो उसे करेंगे क्षारकीय ऑक्साइड। क्या? क्षारीय ऑक्साइड बोलेंगे। धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। जो धोने वाला सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है? ये भी फेमस क्वेश्चन ये आ सकता है। मैंने जो एक क्वेश्चन आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया उसको आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? यानी धोवन का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? धोवन का सोडा का सूत्र होता है, देखिए सब सेम है लेकिन जिसके अंत में 10H2O लगा हुआ है उसका आंसर होगा। यानी कि Na2CO3 10H2O। ये कॉमन रहेगा, ये सब भुलवाने के लिए Na2CO3 सब में देखिए लगाया हुआ है, सब में लगा है, लेकिन जिसके अंत में 10H2O लगा हुआ है सबसे आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ये अम्ल है। मधुमक्खी का जो डंक है, मधुमक्खी जिस हम लोग को डंक मारती है तो इससे हम लोग क्या होता है? वहाँ पर फूल जाता है। यानी कि मधुमक्खी जो डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल छोड़ती है जिसके कारण वहाँ पर दर्द होने लगता है और अम्ल स्टार्ट हो जाता है? तो वो कौन सा अम्ल होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक, पहला नंबर मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी जो चिट्टी होती है, जो चिट्टी हम लोग को काट लेती है चिट्टी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल, उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल। लवण का Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा? यानी लवण जो होता है Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है? यार कोई क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन लवण है? तो लवण का Na2CO3 इसका आंसर बता सकते हैं। तो लवण Na2CO3 का जलीय pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान कितना होगा? तो यानी कि इसका 7 से अधिक होगा, क्योंकि Na2CO3 क्या है? क्षार है, और क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसलिए लवण का जो जलीय विलयन क्या होगा? 7 से अधिक होगा। शुद्ध जल का pH मान कितना? शुद्ध जल का pH मान सभी लोग जानते हैं 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर किस pH के परास के बीच, हमारा शरीर किस pH परास के बीच में कार्य करता है? हम लोग का शरीर जो है किस pH परास में काम करता है? तो हम लोग का शरीर जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच के परास के बीच में काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मेथाइल ऑरेंज का घोल, जो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मेथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है?
तो पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। दांतों को जो साफ करने के लिए प्रायः दंत मंजन किसका बना होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणयुक्त होता है, क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग भी कमेंट करेंगे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय। ठीक, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है? अम्ल का जो वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है 5 से 6, यानी कि अम्लीय जो वर्षा होता है उसका 5 से 6 होता है। अम्लीय वर्षा उधर होती है जिधर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगे होते हैं, उधर ही अम्लीय वर्षा होती है। नीलगिरी में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा अगर होती है तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नहीं SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और ये पूछता है कि अम्लीय वर्षा क्या है। ठीक, क्वेश्चन भी आता है कि अम्लीय वर्षा क्या है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? लिटमस जो बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किससे निकाला जाता है? तो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। लाइकेन के पौधे से हम लोग को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.4 होता है, क्योंकि 2.4 2.4 इस पे गाना भी है, नींबू दो चार गो। इस प्रकार से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किससे पाया जाएगा? तो टार्टेरिक आप लोगों से निम्नलिखित में पाया जाता है इमली में। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका किसका भाई मिश्रण है तो बताएंगे। बेकिंग पाउडर क्या होता है, किसका मिश्रण है तो बताएंगे आप लोग। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो NaCO3 टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होगा CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है हम लोग जानेंगे कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर आपस में क्या बनाते हैं? जब अम्ल और अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, जल और लवण का। जब अम्ल और भस्म आपस में तो लवण और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर जल लवण का निर्माण करते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए फिर वही प्रश्न आ गया जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि धोने सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2 हम लोग का सही हो सकता है, क्योंकि Na2CO3 × 10 यही हम लोग का सही था। उसी को सिर्फ इधर भूलवा दिया क्योंकि किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता। लेकिन Na2CO3 × 10 क्या है? बेकिंग सोडा, सॉरी धोने सोडा का सूत्र है। जिंक कौन उपधातु? उपधातु पूछा है, इसमें कौन सा उपधातु है? तो हमारे पास कौन कौन सा है? जिंक है, कैल्शियम है, गैलियम है और कार्बन है। तो इनमें से कौन सा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की आपकी परमाणु संख्या होती है 26, यानी 26। किस धातु को चाकू से काटा आसानी से काटा, यानी कोई ऐसी धातु है जिसको चाकू से क्या आसानी से काटा जा सकता है? कोई धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है? तो उसका आंसर सोडियम। सोडियम बहुत ही मुलायम होता है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन है विद्युत का सुचालक, यानी विद्युत जिसमें प्रवाहित हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो विद्युत ग्रेफाइट, जैसे कि जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखेंगे जो पेंसिल होता है, पेंसिल होता है, और पेंसिल के जो बीच में काला काला जो भाग जिसे हम लोग लिखते हैं उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। वही है, ग्रेफाइट वही है। इनमें से कौन सी धातु चमकीला होता है? कौन सी धातु जो होती है चमकती है, यानी चमकीला होती है, चमकती है? आयोडीन। आयोडीन जो है कि चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखो किसी चाकू से काटते, हम लोग अभी बताएं कि किसी चाकू से काटा जा सकता है। तो मैंने एक बताया था सोडियम, सोडियम को चाकू से काटते हैं। उसके साथ है लिथियम, लिथियम को भी चाकू से काटा जाता है, यानी कि सोडियम और लिथियम। इतना तक ध्यान रखिए कि दो आया क्वेश्चन दोनों से चाकू से काटा जा सकता है, दोनों पूछ सकता है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? इसका प्रश्न आंसर होगा सिलिका क्या है? सिलिका जो है सिलिका क्या है? उपधातु है। ठीक, सिलिका क्या है? एक उपधातु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि जस्ता और तनु हाइड्रिक अम्ल की अभिक्रिया के फल से निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल से निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? इसके अभिक्रिया के शरीर बनता है H2, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, बनता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी इसमें से तत्व है, धातु है, कौन सा है? तो कौन सा आप लोग अभिक्रियाशील है धातु? तो कॉपर है, Cu कॉपर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? सोना का संकेत भी पूछ सकता है। सोना का संकेत होता है Au, औरम। उसको औरम होता है
सोना का संकेत। और सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में जाती है, कौन सी जो धातु है, कौन सी जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु सबसे है मरकरी। ठीक, कौन सी धातु, मरकरी है। ठीक, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन किस पे मुक्त होता है, एनोड पे, कैथोड पे, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन क्या, एनोड पे मुक्त होता है, एनोड पे। ठीक, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, धातु। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक हो जाते हैं उसे हम धातु बोलेंगे। यानी कि देखिए, जो कोई भी तत्व वो अगर अपने अंदर किसी भी तत्व से परमाणु कोई भी अणु लेता है तो वो क्या हो जाएगा, अधातु। अगर दान दे देता है तो वो हो जाएगा धातु। ठीक, यानी कि जो दान देता है उसे क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा उपधातु है, इनमें से कौन सा उपधातु है, तो इनमें से कौन सा उपधातु होगा, हम लोग का Sb हम लोग का क्या होगा, उपधातु होगा। ठीक, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक, अम्ल का निर्माण करते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, गलनांक किसका सबसे कम है, जो कि कम ही टेम्परेचर पे गलन हो जाता है, तो वो क्या है, सोडियम। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का यक्ष है, बॉक्साइड जो है किसका तत्व, ये है एल्युमिनियम का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जो कि क्वेश्चन आता है, यानी कि बॉक्साइड किस धातु का यक्ष है, तो इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। यानी इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी केमिस्ट्री का अलग से, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट, पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ इसमें है। हर सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन डाला गया है ताकि आप लोग को अलग से कहीं से पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, हाँ, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा, सक्रियता श्रेणी में सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, तो हम लोग का है सोडियम। निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु, इनमें से कौन सा अधिक क्रियाशील है, तो इनमें से कौन सा जो है कि सबसे अधिक है, तो कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। पहले एक प्रश्न आया हुआ है। क्रायोलाइट और अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। ठीक, पीतल है, पीतल क्या है, पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल देखिएगा तो क्या होता है, पीतल एक से नहीं बनता बल्कि दो से बनता है मिलकर, तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्र धातु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला का सोना होता है 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, 16 कैरेट का होता है, 15 कैरेट का होता है। तो हम लोग का प्रश्न हो जाएगा 22 कैरेट का, क्योंकि 24 कैरेट सोना भंगूर होता है, जो कि एकदम टूट जाएगा फटफट, इसलिए 24 कैरेट का सोना कभी बन ही नहीं सकता सोना, इसलिए वो सिर्फ भंगूर होता है, टूट जाता है। जबकि 22 कैरेट जो है कि सोना होता है, और 2 कैरेट जो कि अन्य पदार्थों को मिलाकर, अन्य तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने की सतह पर लेप चढ़ाने लोहे क्या, किसका लेट अगर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसको क्या होगा, कोई हानि नहीं पहुंचता। यशोदुलेपन होता है, यशोदुलेपन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ताम्र और मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ताम्र उसको कहते हैं कांसा, ठीक, उसको कहते हैं कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, शीशा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं सोल्डर, शीशा और टीन को कहते हैं सोल्डर, इसको बोलते हैं सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कार्बन क्या है, कार्बन धातु है, कार्बन हम लोग का क्या है, तो कार्बन हम लोग का क्या है, अधातु है। कार्बन का इसका होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक बनेगा तो होगा 2 और 4 होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए उपधातु, सॉरी ये है उपधातु, ये जाएगा उपधातु में, ऑप्शन नंबर सी सही, उपधातु में जाएगा। क्योंकि जिसका 4 होता है बाहरी कक्षा में वो तो न दे सकते हैं ना ही ये तो ले भी नहीं सकते, क्योंकि 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे नहीं सकता, और इसको 4 की जरूरत है, इसलिए ये उपधातु में चला जाएगा, क्रिया नहीं। ठीक, कार्बन की परमाणु संख्या 6। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। स्वसंयोजिक यौगिक कौन है, स्वसंयोजिक यौगिक कौन सा है, तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड क्या है, स्वसंयोजिक। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले क्या कहलाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग समायवी, समान अवयव से बने समायवी।
ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु उसके अबंध पाए जाएंगे 2। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन में अणु के कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो होते हैं 3 होते हैं। कितने थे? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच प्रकार का बंध किस प्रकार का बंध होता है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? तो होता है एकल अबंध, एकल अबंध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिलिक ग्रुप प्रतिकारक है, यानी कार्बोनिलिक ग्रुप जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? जो कार्बन वाला ग्रुप होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? उसका CO, उसका होता है CO। और OH होता है आपका, OH होता है एल्कोहल ग्रुप का होता है। ठीक, OH, इससे प्रश्न आता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम जो वार्षिक जो होता है वर्ग यौगिक का जो यूरिया बनाया गया था जो सबसे पहले लाइब्रेरी में, तो उसको क्या कौन जो बनाया था? तो वही प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन बनाया था? वोहलर ने बनाया था, वोहलर ने बनाया था। ठीक, वोहलर ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? क्या देता है हम लोग देखेंगे, एथाइन देता है। ठीक, एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो एथिल एल्कोहल का एथेनॉल है, एथेनॉल है। एल्कोहल जिसमें लग गया यानी कि ऑल, उसके अंत में ऑल लगेगा। कोई भी उसका सूत्र बनेगा तो उसका ऑल लगेगा यानी कि OH लगा होगा, इसके भी फॉर्मूला में OH लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? CH वाले को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। हम लोग CH वाले को कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? C6 ग्लूकोज, C6H12O6। तो यहाँ पर ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ऑक्सीजन के O6, तो 6 परमाणु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रो कार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले तो इसके हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त नहीं है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त जो बराबर मात्रा में घुला मिला है, एक दूसरे से पूरा अच्छी तरह से घुल मिल गया है, लेकिन असंतृप्त मैंने कि बराबर से न मिला हो, उसे हम असंतृप्त बोलेंगे। तो असंतृप्त का इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोजन जिसमें और कार्बन दोनों उसे हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन है C6H12O6, C6H12O6। ठीक, यानी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असंतृप्त हम लोग का प्रश्न, ब्यूटेन के कितने समावयव हैं? ब्यूटेन जो होता है उसके कितने समावयवी हैं? समावयवी हैं कितने हैं? 2, आंसर बी। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच तीन तीरी अबंध होते हुए कहलाते हैं। त्रिअबंध वाले क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। ठीक, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। सबसे मीथेन। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह है COOH है। ठीक, निम्न में से कौन का कमरे के तापक्रम में द्रव अवस्था में होता है? कमरे के ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर होता है एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में सबसे तत्व नहीं होता नाइट्रोजन का। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक सूत्र है। एथेनॉल का कौन सा क्रियाशील मूलक है? तो उसका होता है OH, हाइड्रोक्साइड, OH होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है। तो एथेनॉल बना है तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम है इथेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में कौन सा ईंधन के रूप में यौगिक को इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण का आधार सो क्या था? परमाणु द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन अब आया है मोस्ले का, तो मोस्ले का था परमाणु क्रमांक पे है, अब है क्रमांक पे।
अब है क्रमांक पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो शून्य समूह का तत्व हम लोग का कौन सा शून्य का है? हम लोग का हीलियम, हाइड्रोजन नहीं हीलियम। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर आवर्त सारणी में बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेस्बियम धातु है। कौन सी है धातु है? धातु है, अधातु है, गैस है, उपधातु है, निम्न में से क्या है? तो निम्न में से क्या है? तो ये है उपधातु। सबके यानी कि सबके बाहरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये उपधातु बने हैं। ठीक, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में इसमें 2 गो है, ये है तो 2 नंबर यानी 2 होगा। 91 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर परमाणु साइज आकार क्या होता है? बाईं से अगर दाईं ओर, बाईं इधर से हम लोग दाईं ओर के इस साइड में जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? इधर जाएंगे तो हम लोग का घटता है, इधर घटता है। ठीक, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व कौन कहलाते हैं? वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। क्षार धातु वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि समूहों की संख्या कितनी है? 18 है, 18 है। ठीक, समूह हम लोग का 18 है। ठीक, आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अक्रिय तत्व कौन? अक्रिय तत्व इसमें से कौन है? अक्रिय तत्व कौन बताएंगे कि अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम है। अक्रिय तत्व हीलियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के 72 कक्षा में कितना होगा? तो उसका होगा ऑप्शन नंबर होगा सी 7। क्लोरीन का 17 होता है, सी ए 17। क्लोरीन का 17 होगा तो इसलिए कितना होगा? 2, 8, 10, 7, 17। हाँ 7। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अधातु। ये अधातु के श्रेणी में जाएगा। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित किस आवर्त के फलन है? किस आवर्त के फलन है? तो वो है परमाणु संख्याओं के। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के कतारों की संख्या क्या कहलाती है? कतारों की संख्या क्या कहलाती है? कतारों की संख्या क्या कहलाती है? तो हम लोग का आवर्त कतारों की संख्या क्या कहते हैं? यानी कि जो आवर्त जैसे कि ऐसे ऐसे इस फॉर्म में 7 ही होगा, इधर ऐसे 18 होगा। ठीक, इसलिए उसे आवर्त। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्षैतिज अभिक्रियाशील है? कम क्षैतिज अभिक्रियाशील कौन है? लोहा। यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की 11 परमाणु संख्या। आप लोगों को क्या है 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए, या 30 तक आप लोग याद कर लें तो और अच्छी बात है, जिससे कि प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षार धातु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु है यूरेनियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की होती है 19 होती है। 19 होगी तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक, यहाँ पर सी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक का परमाणु संख्या। गंधक का परमाणु के सल्फर और गंधक का एक ही नाम, सल्फर या गंधक दोनों एक ही है। ठीक, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि गंधक क्या है, कोई पढ़ाया नहीं होता है। सल्फर क्या है? तो सल्फर जो है और गंधक को एक ही से नेम है, बस उसका नाम अलग है। सल्फर गंधक एक ही है। ठीक, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 होगा। सल्फर का 16 होता है। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न जो देखे थे इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक, इसको देख लेते हैं। क्लोरीन, अच्छा सल्फर, ठीक है। क्लोरीन का 17 है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर क्लोरीन था हम लोग का। गंधक का हो गया हीलियम, यहाँ पर क्या हो गया तथा आर्गन गैस है। हीलियम, एनी तथा आर्गन गैस कौन सा है? क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी अक्रिय गैस है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी अक्रिय गैस है। ठीक, यहाँ से इसका पूरा आप लोग का 105 पूरा प्रश्न था केमिस्ट्री में, पूरा का पूरा खत्म हो गया। मात्र आधे घंटे में हम लोग का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इस सेट को बार बार 2-3 बार देख लेंगे, जिससे आप लोग को क्या होगा, कन्फर्म हो जाएगा कि आपको प्रश्न यहीं से बन के आने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, बार बार इसको लेक्चर को देख लेना, जिससे आप लोग का पूरा प्रश्न हो जाए। इस प्रश्न के PDF को मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम के जो टेलीग्राम है हम लोग का बोर्ड एग्जाम विथ अनुराग जाके टेलीग्राम पर सर्च को उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर इस वीडियो को मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने क्रश कोर्स का
वहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स का पूरा PDF जो बिहार बोर्ड का आया हुआ है, स्पेशल जो बिहार बोर्ड का आया हुआ है वहाँ क्रैश कोर्स का PDF डाला हुआ है। वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वही प्रश्न बोर्ड में आने वाले की संभावना है, क्योंकि वो स्पेशली बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग के द्वारा आया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। और क्या करेंगे, पहली बार में तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आप लोग का एक बायोलॉजी का भी एक और लेक्चर आएगा, जिसमें आपको पूरा बायोलॉजी खत्म होगा। फिर उसके बाद फिजिक्स का एक लेक्चर आएगा, जिसमें फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से एसएसटी का एक लेक्चर है, जिसमें पूरा एसएसटी खत्म। संस्कृत का भी एक लेक्चर है, पूरा संस्कृत खत्म। उसके बाद आएगा आपका मैथ का भी, तो मैथ का कम से कम 2 लेक्चर आएगा, जिसमें पूरा आप लोग का मैथ ऑब्जेक्टिव खत्म। तो इस प्रकार से सारे आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे खत्म करवा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो डाला जाए तो आप लोग को सबसे पहले पहुंचे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।